हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माई वीडियोज. इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के और एक और कंसेप्ट के साथ वीडियो लाए हैं और एग्जाम्पल्स भी लाए हैं. तो होपफुली आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद आप जो इस पे बेस्ड एक्सरसाइज है वो बड़े आराम से कर पाए. तो डियर, यहां पर हम सबसे पहले जितने भी प्लेन के अंदर फॉर्मूलाज हैं उसको एक साथ डिस्कस करेंगे ताकि आप इन्हें नोट डाउन कर लें और थोड़ा समझ भी लें कि कौन सा फॉर्मूला क्या है. उसके बाद आप बेशक वीडियो को 10-15 मिनट पॉज कीजिए. जो फॉर्मुलेज हैं इनको थोड़ा सा दिमाग में मेमोराइज करने की कोशिश करिए. हम ये नहीं कहते एकदम रट्टा मारने की कोशिश करो, नहीं, थोड़ा सा दिमाग में बिठाओ कि प्लेन का ये फॉर्म होगा तो ये इक्वेशन बनानी है, या वेक्टर फॉर्म ये होती है, कार्टेशियन फॉर्म ये होती है. एंड देन वीडियो ऑन कीजिए और एग्जाम्पल्स देखिए. आपको समझ आने लग जाएगा कि एग्जाम्पल्स में क्या हो रहा है. डियर, ट्रस्ट मी, अगर आप ये चीज पूरी करते हैं, आप इसके फॉर्मुलेज अच्छे से समझ लेते हैं और इसके फॉर्मुलोज को याद कर लेते हैं, तो 3D आपको मुश्किल नहीं लगने वाली. आप देखिए, एग्जाम्पल के बेस पर ही आप खुद एक्सरसाइज पर जाएंगे तो आप काफी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आप एग्जाम्पल वाले वीडियो को ध्यान से समझते हैं. तो एग्जाम्पल्स तो समझने ही समझने हैं, फॉर्मुलेज को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है कि कहां पर कौन सा केस लगता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा टॉपिक है प्लेन, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को. तो हमने एक वीडियो में इसके सारे एग्जाम्पल नहीं लिए क्योंकि काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं और समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है. तो फॉर्मुलेज हमने सारे इकट्ठे करने की कोशिश करी है. तो सबसे पहले यहां पर मैंने केसेस बनाए हैं, क्या गिवन होगा और हमें कैसे फॉर्म जो है उसकी बनानी है. तो सबसे पहले प्लेन की इक्वेशन बनाने के लिए केस 1 है हमारे पास, 4 केस है हमारे पास. गिवन क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यानी क्वेश्चन में गिवन होगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन whose distance from the origin is this, एंड एक वेक्टर गिवन होगा, नॉर्मल वेक्टर जिसको बोल सकते हैं आप, नॉर्मल वेक्टर. तो ये दो चीजें गिवन होंगी और आपको क्या करना कहा गया है, प्लेन की इक्वेशन बनाइए. तो आपके पास दो फॉर्म होती है, एक वेक्टर फॉर्म और एक कार्टेशियन फॉर्म. तो वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला है आर वेक्टर, जो कि स्टैंडर्डली एज इट इज रखा जाता है, डॉट एन कैप. मतलब जो आपको ये नॉर्मल वेक्टर गिवन होगा उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि जो सिंबल है ये यूनिट वेक्टर का है. इक्वल टू में जो आपको डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दिया उसको एज इट इज पुट कर देना. बस एक बात का याद रखिएगा, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता. यानी अगर यहां पर आपका नेगेटिव साइन आ रहा है तो उसे आप इस साइड पर ले जाकर नॉर्मल वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव. तो ये आपके पास वेक्टर फॉर्म हो गई. आपको डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन गिवन था, आपने यहां पुट कर दिया. जो नॉर्मल वेक्टर गिवन था उसे आपने यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया. ये हमने इसकी पहली वीडियो में भी देखा है, जो हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था LMN वाला, और वेक्टर चैप्टर में तो आपने देखा ये यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं. नेक्स्ट, कार्टेशियन फॉर्म. कार्टेशियन फॉर्म बहुत आसान है. जब आपके पास नॉर्मल वेक्टर होगा आप उसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे. तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद उसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस. आई होप जिन्होंने हमारी इस चैप्टर की पहली एग्जांपल वीडियो देखी होगी अब उनको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि डायरेक्शन रेशो क्या होती है और डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है. जब आपको ये वेक्टर गिवन था तो इसके जो कोफिशिएंट थे वो ABC थे, यानी डायरेक्शन रेशो. जब आपने नॉर्मल वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया तो आपके पास जो कोफिशिएंट आ गए वो LMN हो गए, मींस डायरेक्शन कोसाइंस. तो आपने जो नॉर्मल वेक्टर है इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो LMN और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन तो क्वेश्चन में गिवन ही था. तो LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू D. तो जितनी भी कार्टेशियन फॉर्म होती है आपको पता है उसमें XYZ इन्वॉल्व होता है, और जो वेक्टर फॉर्म होती है उसमें R वेक्टर गिवन होता है. तो इस फॉर्म को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं. जो भी पहली फॉर्म होती है, जैसे कि लाइन की फॉर्म थी तो उसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बोला था. तो ये भी आपके पास डियर स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट? क्या है? आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, LX MY NZ इक्वल टू D. इज इट ओके? चलिए, केस 2 क्या गिवन होगा? नॉर्मल वेक्टर गिवन होगा, सेम वही चीज, और एक पॉइंट गिवन होगा. तो इस केस और इस केस में क्या फर्क है? नॉर्मल वेक्टर तो कॉमन है, इसमें डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन गिवन होता है, यहां पॉइंट गिवन होता है, बस, और तो कोई फर्क नहीं है. चलिए, तो यहां पर क्या फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म का? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर. यहां पे आपने उसको यूनिट वेक्टर में नहीं कन्वर्ट करना, जैसे कि आप इस फॉर्म में देखेंगे तो आपको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, यहां पर यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट नहीं करना. जो नॉर्मल वेक्टर गिवन है वही ले लो, और ये जो पॉइंट आपको गिवन होगा x1 y1 z1, इसी से आपने क्या बनाना है? ए वेक्टर. कैसे? IJK लगा देना, ए वेक्टर बन जाएगा. कुछ करना तो होता नहीं है वेक्टर फॉर्म में, आर वेक्टर एज इट इज रखा जाता है,
ए वेक्टर की जगह पर ये आ जाएगा डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। कुछ नहीं सॉल्व करना, बस आपने पुट करना है ए वेक्टर और एन वेक्टर की वैल्यू। ये वेक्टर गिवन था, ये वेक्टर आपने पॉइंट से बना लिया, ठीक है जी। फिर आती है कार्टेशियन फॉर्म। ये काफी इंटरेस्टिंग फॉर्म है। कई जो एक्स्ट्रा बुक्स हैं उसमें जब समझ में नहीं आता कि कौन सा फॉर्म लग रहा है या पॉइंट गिवन होता है तो जनरली इस फॉर्म का इस्तेमाल करा जाता है। तो कार्टेशियन फॉर्म इज ए एक्स माइनस x1 b y माइनस y1 c z माइनस z1। यहाँ पर x1 y1 z1 वो पॉइंट हो गए जो आपको गिवन है, और ये ए बी सी क्या है, ये जो नॉर्मल वेक्टर है ना डियर, उसके कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, किसी भी वेक्टर के कोफिशिएंट डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, यानी एबीसी। अब आप कहेंगे मैम वो तो स्मॉल एबीसी होते हैं, बिल्कुल सही। लाइन में हम उसको स्मॉल एबीसी से डिनोट करते हैं, प्लेन में डायरेक्शन रेशियोज को ही कैपिटल एबीसी से डिनोट करते हैं, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ जाए, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है। नॉर्मल वेक्टर के जो कोफिशिएंट थे, जो वेक्टर आपको गिवन था उसके जो कोफिशिएंट्स थे, दैट इज व्हाट ए बी सी। इन केस ऑफ प्लेन कैपिटल लेटर ए बी सी है वही डायरेक्शन रेशियो, स्मॉल एबीसी या कैपिटल एबीसी, फर्क सिर्फ लाइन और प्लेन का करा है हम लोगों ने। तो x1 y1 z1 पुट हो गया, ए बी सी पुट हो गया। तो मेन देखिए, आप फॉर्मूलों को समझने में ध्यान दीजिए। बच्चे पता है क्या करते हैं, फॉर्मूलों को तो रट लेते हैं, क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, वहीं गड़बड़ हो जाती है। वहां पर फिर उनको दिक्कत आती है, कंफ्यूजन हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा। मेन टाइम तो फॉर्मूलों को समझने में लगाना है, मेन चीज तो यही है। अगर हमें ये समझ में आ जाएगा कब गिवन हो, क्या गिवन हो, फिर क्या दिक्कत है, फिर तो हमें क्वेश्चन गिवन होगा, हम 1 मिनट पहचानेंगे। चलिए केस 3 हमारे अकॉर्डिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन होंगे, 3 पॉइंट्स गिवन होंगे। तो पहले पॉइंट को एक्स वाई जेड लगाकर ए वेक्टर बना देना, दूसरे पॉइंट को एक्स वाई जे लगाकर के लगाकर बी वेक्टर बना देना, और तीसरे पॉइंट को आई जे के लगाकर सी वेक्टर बना देना। तो 3 पॉइंट्स गिवन होंगे, ठीक है ना, उनमें आई जे के लगाकर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर आपका बन गया। नाउ वेक्टर फॉर्म क्या है, सेम आर माइनस ए वेक्टर, ये केस 2 में भी था, जो पहला वेक्टर था आर माइनस ए वेक्टर, ठीक है जी। इनटू में यहां जो एन वेक्टर है वो कैसे निकाला जा रहा है, बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए। इस तरीके से आपके पास ये वाला वेक्टर यहां पर फाइंड आउट करा जा रहा है, राइट, इक्वल टू 0। अगर कार्टेशियन फॉर्म की बात करी जाए तो x माइनस x1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1, z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। ये है ऑलरेडी, और यहाँ x y z को आप कुछ नहीं पुट करेंगे। x1 y1 z1 आपका पहला पॉइंट, x2 y2 z2 आपका दूसरा पॉइंट, x3 y3 z3 आपके पास तीसरा पॉइंट, ठीक है जी। तो ये थर्ड आपके पास केस हो गया। तो मेन तो बुक में 3 केस है, लेकिन हमने इसको 4 केस बना दिए, बिकॉज ये भी आपके पास प्लेन की इक्वेशन का एक फॉर्म है। तो पहले केस में क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन गिवन था और वेक्टर गिवन था। दूसरे में क्या था, पॉइंट गिवन था और नॉर्मल वेक्टर गिवन था। तीसरे केस में क्या है, 3 पॉइंट्स गिवन है, तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर बन गया आपके पास, ठीक है जी। फोर्थ केस तो खैर बहुत ही आसान है, इंटरसेप्ट फॉर्म इसको बोलते हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस को कट करते हुए जाना, वो वाली प्लेन की इक्वेशन। तो यहाँ पर एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। यहाँ पर ए बी सी डायरेक्शन रेशियो की बजाय ये है एक्स इंटरसेप्ट, यानी वो जो प्लेन है वो एक्स को कहां पे कट कर रहा है, वाई को कहां कट कर रहा है और जेड को कहां कट कर रहा है। तो यहाँ पर बस आप वो वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, आपके पास प्लेन की इक्वेशन बनकर तैयार हो जाएगी, राइट। तो ये था आपके पास 4 फॉर्म्स प्लेन के। तो पहले आप इन चारों को अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिए कि 4 केस में क्या गिवन होगा, कैसे बनाना है, ज्यादा टेंशन नहीं। फिर अगले फॉर्मूले पर बढ़ते हैं। आपको एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो 2 प्लेन के इंटरसेक्शन से जाता है। ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो 2 प्लेन के इंटरसेक्शन से जाता है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, देखिए जो प्लेन होता है वो आपके पास एक पेपर की तरह है। जैसे मान लीजिए ये एक पेज है, ठीक है जी, और ये एक पेज है और ये एक पेज है। तो इन दोनों प्लेन के बीच में जो फर्स्ट और थर्ड है, इसके बीच में आपको इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है जी। तो कैसे निकाला जाता है, आपके पास 2 प्लेन की इक्वेशन गिवन होगी, ऑब्वियसली, है ना, उसी के इंटरसेक्शन से पास होता हुआ आपको प्लेन निकालना है। तो वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला है आर वेक्टर प्लस डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। जो पहला वाला प्लेन होगा उससे n1 मिल जाएगा और d1 मिल जाएगा, जो दूसरा वाला प्लेन होगा उससे n2 और d2 मिल जाएगा। कार्टेशियन फॉर्म को मैंने अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिखा है, प्लेन 1 पूरा प्लस लैम्डा प्लेन 2 इक्वल टू 0। क्लियर है मेरी बात। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर, इसके फॉर्मूले तो अच्छे से करने ही करने हैं आपने, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूले मेन है, फॉर्मूले अगर आप याद कर लेंगे तो काफी हद तक हमारा जो
प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर है कोप्लानैरिटी ऑफ टू लाइंस। व्हाट इज कोप्लानैरिटी? जब दो लाइन एक ही प्लेन पर लाई करती हैं उसको कोप्लानर लाइंस बोला जाता है। तो आपके पास दो लाइंस की इक्वेशन गिवन होगी और आपसे पूछा जाएगा क्या वो लाइंस कोप्लानर है, यानी वो साथ में प्लेन पर लाई करती है, दोनों लाइन सेम प्लेन पर लाई करती हैं। तो आपने क्या करना है, आपके पास वेक्टर फॉर्म गिवन हो या कार्टेशियन गिवन हो, आपने सबसे पहले तो अपना जो इनका a1 वेक्टर होगा उससे x1 y1 z1, क्योंकि जो a वेक्टर होता है उससे x1 y1 z1, तो यहां से आपके पास जो पहला वेक्टर होगा उससे x1 y1 z1 निकाल लेना। ठीक है, सेम जो सेकंड लाइन होगी उससे क्या मिल जाएगा हमें x2 y2 z2। फिर जो ये b वेक्टर होगा इससे हमें डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे a1 b1 c1, क्योंकि पहली लाइन है इसलिए। और जो b2 वेक्टर है उससे हमें क्या मिल जाएगा a2 b2 और c2। बस ये मिलने के बाद आपने इस डिटर्मिनेंट में पुट करना है। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाएगा तो ये दो लाइंस कोप्लानर है, नहीं तो नहीं है। क्या? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये आपकी फर्स्ट रो हो गई। सेकंड रो में a1 b1 c1, थर्ड रो में a2 b2 c2। आपने इसको एक्सपैंड करना है जैसे आप डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करते हैं। अगर ये 0 के इक्वल आ गया तो यस दीज टू गिवन लाइंस आर कोप्लानर, राइट। नेक्स्ट हमारा इसमें फॉर्मूला है एंगल बिटवीन टू लाइंस, जो कि फिलहाल इस सेशन के लिए कटा हुआ है, बाकी किसी सेशन के लिए नहीं कटा हुआ। तो इस सेशन वाले स्टूडेंट इसको बेशक स्किप कर सकते हैं, 2-5 मिनट की जो वीडियो है। एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो दो लाइंस के बीच में अगर हमें एंगल निकालना है, अगर वेक्टर फॉर्म गिवन है तो n वेक्टर डॉट n2 वेक्टर, n1 का मैग्नीट्यूड n2 का मैग्नीट्यूड, राइट। आपके पास वेक्टर फॉर्म क्या गिवन होती है? r वेक्टर n वेक्टर इक्वल टू d, राइट। हम स्टैंडर्ड फॉर्म की जिसकी बात करें तो n वेक्टर r वेक्टर n वेक्टर इक्वल टू d वेक्टर। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है n वेक्टर गिवन हो, तो आप बेशक यहां पर n वेक्टर ले लीजिएगा। तो जो पहली लाइन है उससे n वेक्टर, दूसरी लाइन से n2 वेक्टर, और नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड। कार्टेशियन फॉर्म एंगल बिटवीन टू लाइन, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर आपने लाइन के फॉर्मूले अच्छे से करे हैं, ठीक है, सॉरी यहां पे लाइंस नहीं आएगा डियर, इट्स प्लेन, है ना, क्योंकि हम प्लेन वाले टॉपिक पे कर रहे हैं। तो अगर आप दो लाइंस के बीच के एंगल का फॉर्मूले की बात करेंगे तो उसमें भी यही फॉर्मूला था, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर। यहां पर भी सेम था। फर्क क्या था? वहां पर स्मॉल abc थे, यहाँ कैपिटल abc है। क्यों? आपको पहले ही बता दिया है, डायरेक्शन रेशियोज ही, वो लाइन के डायरेक्शन रेशियो थे, ये प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज है। फर्क हमने सिर्फ कैपिटल लेटर से कर रखा है। तो सेम फॉर्मूला है लाइंस के एंगल का, अगर निकालना है दो लाइंस के बीच में एंगल या दो प्लेन्स के बीच में एंगल, राइट। बस ये एक टॉपिक आपका कटा हुआ है, नेक्स्ट वाला नहीं। तो नेक्स्ट वाला आपको सुनना है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। एक पॉइंट का एक प्लेन से अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो पॉइंट से बन जाएगा आपके पास a वेक्टर, और प्लेन से आपको n वेक्टर भी निकालना पड़ेगा और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन भी निकालना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? a वेक्टर को n वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, माइनस डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, उसका पॉजिटिव लेने के लिए मैग्नीट्यूड लगा दिया हमने, होल अपॉन में n वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कार्टेशियन फॉर्म मुझे ज्यादा आसान लगती है, चाहे किसी भी पर्टिकुलर वे में आप बताइए। तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये आपने 11th में स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा था, ax1 by1 cz1 माइनस d अपॉन में रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर मॉड्यूलस, राइट। ये x1 y1 z1 क्या, जो पॉइंट आपको गिवन होगा, और ये abcd क्या है, जो आपके पास प्लेन के कोफिशिएंट्स होंगे, वो abcd है, राइट। और एक और चीज हम क्लियर कर दें, क्योंकि कई बार कई स्टूडेंट्स कहते हैं मैम यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो डियर एक्चुअली में क्या है कि जो हमने यहाँ पर प्लेन की इक्वेशन ली है वो इस फॉर्म में ली है। यहाँ पर जो d है वो उस साइड है, उस वाले d की वैल्यू यहाँ पुट होगी, ठीक है जी। ये चीज का ध्यान रखिएगा, इक्वल टू के सर। तो यहाँ पर आपके सारे फॉर्मुलेज इकट्ठे हो गए। 15 मिनट आपने फॉर्मूले पर लगाया, और अगर आप ये 10 मिनट और लगाकर इन फॉर्मूलोज को थोड़ा सा अच्छे तरीके से देख लेंगे तो आप देखिए आपको एग्जांपल्स बड़े आराम से समझ में आएंगे। तो चलिए एग्जांपल नंबर 13 देखते हैं। फाइंड वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन। क्या फॉर्म पूछी है, आप उसी पर ध्यान दीजिए। वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6/√29 फ्रॉम द ओरिजिन। एक तो आपको डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दे दिया और नॉर्मल वेक्टर दे दिया। कौन सा केस हुआ? फर्स्ट केस, क्योंकि फर्स्ट केस में नॉर्मल वेक्टर और डिस्टेंस गिवन होता है, सेकंड केस में पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर गिवन होता है, थर्ड केस में 3 पॉइंट गिवन होते हैं, चौथे केस में तो इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास, और उसमें वेक्टर फॉर्म का क्या फॉर्मूला होता है? आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा। डी हमें दे रखा है, नॉर्मल वेक्टर भी दे रखा है। एन कैप कैसे बनते हैं? उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपके पास वेक्टर है,
इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, √2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये √29 आ गया, सबके अपॉन में सेपरेट कर दिया। ये आ गया डियर आपके पास एन कैप वैक्टर। तो वेक्टर फॉर्म क्या है, आर वेक्टर एन कैप वैक्टर इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये हमारी वेक्टर फॉर्म डन हो गई, राइट। कार्टेशियन फॉर्म भी देख लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म क्या थी फर्स्ट फॉर्म में, LX MY NZ इक्वल टू D। LMN क्या होते हैं, जब हम किसी भी वेक्टर को, जैसे कि नॉर्मल वेक्टर गिवन था, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो जो कोफिशिएंट्स होते हैं ये LMN ही होते हैं। तो L की वैल्यू, ठीक है, X एज इट इज, M की वैल्यू -3/√29, N की वैल्यू 4/√29। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन तो हमें क्वेश्चन में पहले ही गिवन था, क्या करना था, फॉर्मूला लिखना था, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या रिक्वायरमेंट है वो निकालनी थी बस। और अगर आपको पढ़ना आता है कि ये एन कैप वेक्टर क्या है और ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, फिर तो बस आपने पुट करना है ना। चलिए एग्जाम्पल नंबर 14 देखते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द यूनिट वेक्टर, ठीक है, आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, विच मींस LMN निकालना है, टू द प्लेन। इस बार हमें प्लेन की इक्वेशन गिवन है और हमसे कहता है कि डायरेक्शन कोसाइंस निकालिए, तो हम प्लेन की इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है मैम, तो जो फर्स्ट फॉर्म है उसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, यानी आर वेक्टर इक्वल टू एन कैप इक्वल टू डी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो जो +1 था इसको राइट साइड पे ले गए, है ना, क्योंकि जो कांस्टेंट होना चाहिए वो उधर। अब आपको बहुत क्लियरली बताया था डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो जो माइनस है या तो आप बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए या इस माइनस को इस साइड ले आइए। इस साइड आने से ये हो गया -6, ये हो गया +3j +2k इक्वल टू 1। अभी एक और चीज की कमी है, यहां पर आर वेक्टर डॉट एन कैप होना चाहिए, है ना। तो हमने क्या करा, एन कैप बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ता है। तो हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालकर देखा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, -6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का स्क्वायर 4। तो ये आ रहा है डियर √49 विच मीन 7 से बोथ साइड डिवाइड कर दिया, बोथ साइड तभी कर सकते हैं। बोथ साइड डिवाइड करने के बाद ये हो गया -6/7 आई, 3/7 j, 2/7 k। नाउ 100% ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर गया, आर वेक्टर एन वेक्टर इक्वल टू डी। हमें क्या निकालना था, LMN यानी डायरेक्शन कोसाइंस। तो एक बार आप वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदल देते हैं तो जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, LMN। तो ये हो गया L, ये हो गया M और ये हो गया N, और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हमारे पास आ गया 1/7, राइट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 15 देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, यानी हमें D निकालना है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकालना है। सेम वही स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन करना है। ये आपके पास है, इसमें 6 को उधर ले जाइए, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हमारी फॉर्मूला क्या होता है, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो डियर LX MY NZ इक्वल टू D होता है, ठीक है जी। तो हमने सबसे पहले 6 को वहां ले लिया। दूसरा क्या होता है डियर कि LMN तभी होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड नीचे चल रहा हो। तो आप देखिए इसका मैग्नीट्यूड कितना बनता है, तो अगर हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9 और दैट इज 16, ये तो √29 आ रहा है, वो तो नीचे चल ही नहीं रहा। तो हमने बोथ साइड √29 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो अब आपके पास क्या बन गया, 2/√29x -3/√29y 4/√29z इक्वल टू 6/√29। तो असलियत में जो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है वो ये है। अगर बच्चे 6 लिख देते हैं तो वो गलत हो गया ना। एक्चुअली क्या है, जब हमने इसको पुट करा होगा एलसीएम लेके कट गया होगा। ये जो फॉर्म आपको दे रखी है तो सिंप्लीफाइड फॉर्म है ना, हमें वापस क्वेश्चन पे जाना है कि हमने क्या पुट करा था, फिर एलसीएम लेके क्या चीज कट हो गई थी। तो हमें अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, हमें पता है कि हमें LMN चाहिए होते हैं, और LMN तभी होते हैं जब जो यहाँ पर वेक्टर चल रहा है उसका नीचे क्या चल रहा हो, मैग्नीट्यूड। तो आपने सबसे पहले 6 को वहां लिया, ये पॉजिटिव है, शुगर की बात है। उसके बाद हमने जो इसका मैग्नीट्यूड है 2 - 3 4 का मैग्नीट्यूड जो है बोथ साइड डिवाइड कर दिया। ये जो आपके पास है ये LMN आ गए, और ये आपके पास क्या आ गया, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, राइट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 16 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। देखिए पहले हम इसका एक लंबा सा तरीका आपको करके दिखाएंगे जो कि आपको डेफिनेटली करना है, फिर आपको एक शॉर्टकट भी बताएंगे जो कि एनसीईआरटी में ही मेंशन है, बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। सबसे पहले तो प्लेन की इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना बहुत जरूरी है, जो कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने करा है। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, जैसे मान लीजिए ये आपके पास पॉइंट है, ओरिजिन है, इसने यही बोला है ना, ओरिजिन से आपने प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से प्लेन पर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, आप उसके कोऑर्डिनेट बताओ।
तो मान लीजिए एक पेपर है और इसके ऊपर आपने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो हमसे ये कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, ये प्लेन है आपके पास और ये आपके पास एक लाइन है, ये मान लीजिए ओरिजिन है, ओरिजिन से यहां पर आपके पास जो कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू मांग रहा है, उसे हमने एबीसी का नाम दे दिया, ठीक है। अब यहां पे बहुत क्लियर हो रहा है कि OM इज अ लाइन एंड दिस वन इज अ प्लेन, और जो प्लेन है वो लाइन पे परपेंडिकुलर है, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जब प्लेन और लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं तब क्या रिलेशनशिप होता है ये हम आपको बताएंगे अभी। सबसे पहले हम जो प्लेन की इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल रहे हैं। ये प्लेन की इक्वेशन गिवन थी, 6 को हमने वहां राइट साइड पे ले लिया। उसके बाद प्लेन तभी बनेगा जब इसका डिनोमिनेटर जो है वो मैग्नीट्यूड चल रहा हो। सेम है, अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला था, √29 आया था, बोथ साइड डिवाइड कर दिया। ये बन गया डियर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन, दैट इज LX + MY + NZ = D। नाउ जब भी कभी प्लेन और लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हों तो रिलेशनशिप ये लगता है उन दोनों के जो डायरेक्शन रेशोज हैं, मतलब लाइन के डायरेक्शन रेशो और प्लेन के डायरेक्शन कोसाइन का रेशो इक्वल होगा। देखिए अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, देखिए अब वैसे तो फिलहाल जो एंगल बिटवीन वाला टॉपिक है वो आप लोगों का डिलीटेड है, तो इसीलिए शायद हम लोगों ने उस पर इतना ज्यादा जोर नहीं दिया, बट अगर हम हमारी वीडियोस देखेंगे तो उसमें हमने आपको समझाया है। तो आपके पास अगर दो लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं तो A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0। ये होता है जब दो लाइंस परपेंडिकुलर, यानी L1 L2 पे परपेंडिकुलर हो। जब प्लेन 1 प्लेन 2 पे परपेंडिकुलर हो तब भी यही रिलेशनशिप है, सिर्फ फर्क क्या है कैपिटल और स्मॉल का, और कोई फर्क नहीं है। और जब लाइन जो है वो पैरेलल होती है दूसरी लाइन के तो होता है A1/A2 B1/B2 = C1/C2। मजे की बात यह है कि प्लेन में भी यही होता है, प्लेन अगर पैरेलल हो दूसरे प्लेन के तो L1/L2 M1/M2 = N1/N2 आप कह सकते हैं, या A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो देखिए एक ही फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, परपेंडिकुलर का सेम फॉर्मूला और पैरेलल का भी सेम फॉर्मूला। लेकिन अगर जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होती है प्लेन पर तब क्या रिलेशनशिप होता है, यही वाला पैरेलल वाला, यानी रिलेशनशिप होता है A/L B/M एंड C/N, और रेसिप्रोकल भी ट्रू होगा। यू कैन से A/L B/M C/N, या फिर L/A M/B N/C। बेसिकली उनके डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन का जो रेशो है वो सेम होता है। इसी बात का इस्तेमाल हमने इस क्वेश्चन में किया है, क्योंकि हमें ये दे रखा था लाइन OM जो है परपेंडिकुलर है प्लेन पर। अब प्लेन के तो डायरेक्शन रेशोज कोसाइंस निकल आए, ये LMN है, पर हमें लाइन के डायरेक्शन रेशोज भी निकालने पड़ेंगे। तो OM इज अ लाइन और इसके डायरेक्शन रेशो कैसे निकलते हैं, O क्या है 0 0 0 और ये है ABC। तो डायरेक्शन रेशो निकालने के लिए A - 0 या जाएगा A, B - 0 या जाएगा B, और ये आ गया C। तो इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशोज हैं वो ये आ गए। कभी भी आपको दो पॉइंट से डायरेक्शन रेशो निकालने हो तो कैसे निकालते हैं, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, उसी से डायरेक्शन रेशोज निकल जाते हैं। तो हमारे पास डायरेक्शन रेशोज निकल गए, तो वो ABC आ रहे हैं। और हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डायरेक्शन रेशो लाइन के और डायरेक्शन कोसाइंस प्लेन के, उनका रेशो इक्वल होगा। और मान लेते हैं कि वो रेशो किसी कांस्टेंट नंबर के इक्वल है, मतलब आप दिस अपॉन दिस कर रहे होंगे तो कोई तो रेशो आ रही होगी ना, 1/2 या 3/2, तो लेट दैट रेशो इज K। नाउ A एज इट इज बिकॉज हमारे पास है नहीं, L की वैल्यू हमें गिवन है, B एज इट इज M की वैल्यू हमें गिवन है, C एज इट इज N की वैल्यू हमें गिवन है, इक्वल टू K। एक बार इसे K के इक्वल इक्वेट करिएगा, इस चीज को K के इक्वल इक्वेट करेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी 2/√29K। सिमिलरली इसको इक्वेट करेंगे K से तो B की वैल्यू आ जाएगी -3/√29K। इसको इक्वेट करेंगे तो C की वैल्यू आ जाएगी 4/√29K। एक बार आपके पास ये ABC की वैल्यू आ गई, यानी ये पॉइंट आ गया जो कि प्लेन पर लाई कर रहा है। यस, देख रहे हैं आप लोग, ये जो पॉइंट है क्योंकि ये प्लेन पर लाई कर रहा है तो आप इस पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो यहां पर प्लेन की इक्वेशन में इसको पुट कर दीजिए x y z की जगह, क्योंकि जो पॉइंट हमने निकाला है ये लाई कर रहा है प्लेन पर। तो जो हमने ABC की वैल्यू निकाली है दैट पॉइंट इज लाइंग ऑन अ प्लेन, तो हमने ABC की जो वैल्यू थी वो x y z की जगह पुट कर दी, राइट। तो यहां पर आपके पास बन गया 4/29K + 9/29K, ये हो गया 16/29K,
ठीक है, तो एलसीएम हमने 29 ले लिया, 4 + 9 + 16 और k कॉमन ले लिया, इक्वल टू में 6/29 √29 चल रहा है, 29/29 कट गया, k की वैल्यू आपके पास ये आ गई। आपको क्या निकालना था? फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर, यानी एबीसी की वैल्यू निकालनी थी। आप कहेंगे मैम ये तो निकल गई थी, नहीं, ये के गायब होना चाहिए था। तो अब के की वैल्यू हमारे पास आ गई, के की वैल्यू यहां सब्सिट्यूट कर दीजिए, 6/229 तो ये आ जाएगा 12/29। यहाँ पे पुट कर दीजिए 6/229, ये आ जाएगा -18/29। यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा 24/29। ये ऐसा एग्जाम्पल है डियर जिसको आपको कम से कम 2 बार देखने की जरूरत है। तो हमने बेसिकली क्या किया, हम इसको जंबल थोड़ा सा समराइज करते हैं। हमने सबसे पहले प्लेन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा, फिर हमारे पास ये पता लग गया था कि लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो हमने ये रिलेशनशिप लिखा। इस रिलेशनशिप के हिसाब से हमें एलएमएन चाहिए था एबीसी, एलएमएन आ गया था। एबीसी हमने x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 से निकाल लिया। यहाँ पे x1 y1 z1 कौन है? 0 0 0 और x2 y2 ये, इससे लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आ गए विच इज एबीसी। इसको 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 हमने के इक्वल लिया, एक बार इसे के इक्वल, एक बार इसे और इसे, हमारे पास एबीसी की वैल्यू आ गई। ये जो एबीसी की वैल्यू अभी अधूरी है बिकॉज के यहां पर मिसिंग है। ये जो वैल्यू है ये प्लेन पर लाई कर रही है, हमने एक्स वाई जेड की जगह पुट कर दिया, के की वैल्यू आ गई। उस के की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एबीसी आ जाएगा आपके पास, राइट। अब शॉर्टकट क्या है जो कि एनसीईआरटी में ही मेंशन है कि कभी भी अगर आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने हो, मतलब इस क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं, ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, तो आपके पास शॉर्टकट फॉर्मूला है LD, MD, ND। LMN क्या थे? ये रहे आपके पास, और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या था? 6/229। तो ये जो आपके पास पॉइंट आया है ये L × D, M × D और N × D करके आया है। तो आप बाद में वेरीफाई जरूर कर सकते हैं, अगर 1 मार्कर में आए तो भी आपके पास ये शॉर्टकट है, LD MD ND कर दो, आपके पास डायरेक्ट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ जाएंगे। तो मतलब इसको इससे इंटू, दैट इज 12/229, इसको इससे इंटू कर दो, -18/29, 24/29। तो ये आपकी एनसीईआरटी में ही मेंशन है शॉर्टकट, कहीं और से हमने नहीं लिया है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 17 देखते हैं। फाइंड द वेक्टर फॉर्म एंड द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन विच पासिस थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद डायरेक्शन रेशियोज। देखिए आपको एक पॉइंट गिवन है और परपेंडिकुलर टू द लाइन इज नथिंग बट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, और डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तो ये वेक्टर के ही गिवन होंगे। तो बेसिकली इसने वेक्टर बनाकर नहीं दिया, हमें खुद बनाना है और कुछ नहीं है। तो कौन सा केस हुआ? दिस इज सेकंड केस जिसमें एक पॉइंट गिवन होता है और आपके पास एक वेक्टर। क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम अब कौन सा केस है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन और वेक्टर तो नहीं है, 3 पॉइंट वाला भी नहीं है, इंटरसेप्ट वाला भी नहीं है, सेकंड वाला ही है ना, क्योंकि हमसे वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन बोली है। तो चारों को देख लो कौन सा नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा है। तो यहां पर ये पॉइंट गिवन है, इससे हमने ए वेक्टर बना लिया 5i 2j - 4k, और ये हमें डायरेक्शन रेशियोज गिवन थी, इससे वेक्टर ही बनता है, तो नॉर्मल वेक्टर बन गया हमारे पास 2i 3j - k। नाउ वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला सेकंड केस में r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर। अब हमने a वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी ब्रैकेट में लिखकर, n वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी, हो गई हमारी वेक्टर फॉर्म। नाउ कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला क्या था? a विद इन ब्रैकेट x - x1, b y - y1, c z - z1। x1 y1 z1 क्या है? ये रहे, और ये a b c क्या है? जो नॉर्मल वेक्टर के कोफिशिएंट्स हैं। तो 2 3 और -1, ये abc हो गया। x1 y1 z1 की जगह आ गया 5 2 और -4। इसे ओपन कर दीजिए, सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई कर कर आपके पास ये प्लेन की इक्वेशन आ गई। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल नंबर 18 देखते हैं, 19 देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 18 में क्या कहता है? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स। आप देख सकते हैं 3 पॉइंट्स गिवन है और आपको वेक्टर फॉर्म निकालनी है। कौन सा केस है? थर्ड केस है हमारे पास, और हम थर्ड केस के अकॉर्डिंग वेक्टर फॉर्म लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला है? r - a, b - a, c - a। एक बार डॉट है और एक बार क्रॉस है। थोड़ा सा अपने आप ट्रिक बनाएंगे तो फॉर्मूले मुश्किल नहीं रहते। r - a, b - a, c - a, डॉट यहां ब्रैकेट लगाकर क्रॉस। नाउ सबसे पहले पॉइंट से बन गया a वेक्टर 2i 5j - 3k, दूसरे पॉइंट से बन गया b वेक्टर और तीसरे पॉइंट से बन गया c वेक्टर। पुट कर दीजिए r वेक्टर माइनस a वेक्टर, इसको ब्रैकेट में लिख दिया। फिर हमें चाहिए b - a, तो डायरेक्टली b में से a को माइनस कर दो, है ना, यहाँ पे उसको माइनस करके लिख सकते हैं। तो -2 इट्स -4i, -3 -5 इट्स -8j, 5 + 3 हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें से इसको माइनस करना है, तो इसके साइन बदल जाते हैं, तो ये हो गया 8k। इनटू में सिमिलरली c - a करके पुट कर दो, 5 - 2 3 - 5 एंड दिस, तो ये आपके पास वेक्टर फॉर्म बनकर तैयार हो गई, राइट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 19, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन
विद इंटरसेप्ट 2, 3 एंड 4 ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो फोर्थ केस है आपके पास, उसका यही फॉर्मेट होता है। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू आपके पास 4। बस ये पुट कर दी। ज्यादा से ज्यादा आप इसका एलसीएम लेकर इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर दिखा सकते हैं, नहीं तो आप इसे यहां पे भी छोड़ सकते हैं। तो डियर आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। अगर आपको ये यूजफुल लगी हो तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जितना आप सपोर्ट कर सकते हैं शेयर करके ही सपोर्ट कर सकते हैं डियर। यही हमारे लिए आपकी तरफ से एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड होगा हमारे हार्डवर्क को। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।